हाय लाइवर की तरफ से गुड मॉर्निंग। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम ये समझते हैं कि सक्सेसफुल होने से हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी, हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो हम अपना सारा टैलेंट जो है इस सक्सेस को अचीव करने में लगा देते हैं। तो ऐसा कौन सा टैलेंट है जो हमें सक्सेसफुल बनाता है? हम सुनते हैं बहुत बार इंटेलिजेंट का नाम, कि कोई अगर बंदा इंटेलिजेंट है तो वो सक्सेसफुल होगा। यानी कि जिसका आईक्यू अगर हाई है तो वो इंटेलिजेंट होगा। तो ऐसा क्यों है कि बहुत लोग जो स्कूल नहीं गए हैं या जो कॉलेज ड्रॉप आउट है या फिर जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की है, जो फॉर्मल एजुकेशन, वो बहुत सक्सेसफुल हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, एग्जांपल्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, आइंस्टाइन हैं, बिल गेट्स हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं। तो क्या इंटेलिजेंट होना या आईक्यू का होना सक्सेसफुल होना कहलाता है? तो हम समझते हैं कि क्या होता है आईक्यू। तो आईक्यू का जो है वो दो कंपोनेंट होता है, दो स्किल मिला के आईक्यू बनती है। पहला जो है वर्बल लिंग्विस्टिक, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये वर्बल लिंग्विस्टिक क्या होता है? वर्बल लिंग्विस्टिक का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि हमारे पास वर्ड ज़्यादा हैं। अगर हमारे पास वर्ड ज़्यादा हैं तो हमें भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होगा। हमारी डिक्शनरी बहुत बड़ी है शब्दों की, तो हम जो है वो नई नई भाषा भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, नए शब्द स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब, तो अगर हमें भाषा का ज़्यादा ज्ञान है तो हम क्या कर सकते हैं? कौन सा हम टैलेंट उसमें दिखा सकते हैं? हम बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, हम कविताएं लिख सकते हैं, हम गाने लिख सकते हैं। क्योंकि हमें नई भाषा सीखने का आसानी होती है इसमें, तो हम इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। हमें पता होता है कि कौन से शब्द कब कौन सी जगह पे इस्तेमाल करने हैं। तुम बहुत अच्छा एक स्टोरी टेलर की जैसे इस टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो भाषा का ज्ञान अगर हमारे पास है तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी से हो जाती हैं। सेकेंड जो इसमें स्किल है वो है लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब होता है कि हम लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं। हमें पता होता है कि कोई फॉर्मूले में कोई चीज़ लाइफ की कैसे सेट करनी, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी होगा। कौन सा पैटर्न आ रहा है तो उसको समझ के, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको समझ के उसको एक फॉर्मूला उसका तैयार करना, एक कंक्लूजन निकालना, कोई भी चीज़ को स्केलिंग में नापना, अच्छा बुरा, क्वांटिफाई करना कोई चीज़। तो जो है वो माप, हर चीज़ को मापना, वो कहते हैं लॉजिकल स्किल। अगर हमारी लॉजिकल स्किल अच्छी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम बैंकिंग में जा सकते हैं, हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, हम एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो अगर ये दोनों स्किल हमारे अंदर है, यानी कि आईक्यू वर्बल भी है और लॉजिक भी है, तो हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। जैसे मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, उनमें भाषा का सवाल पूछा जाता है या फिर लॉजिक का, कि ये पैटर्न है, इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इससे हम जो है एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम ही क्रैक कर सकते हैं, उसके बाद जो स्किल की ज़रूरत होगी उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये इस्तेमाल हो। तो बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है अगर स्कोर कम आते हैं आईक्यू में, क्योंकि आईक्यू का मतलब ये सिर्फ दो ही चीज़ हैं, कि लॉजिक आप में ज़्यादा है और वर्ड ज़्यादा है। अब जब मैं कॉर्पोरेट में थी, मैंने 18 साल काम किया है, तो हमें वहाँ पे बताया जाता था कि आईक्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग मशीन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सप्लायर हैं, हमारे एम्प्लॉय हैं। हमें एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे, क्लाइंट के साथ कैसे जो है रहना है, कैसे एम्पथाइज करना है उसको ताकि वो लॉयल बना रहे हैं, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट कैसे समझनी है।
उसकी भावनाओं पे चोट करना है। तो आजकल हम देखते होंगे सारे एडवर्टाइज जो है ये भावनाओं पे आधारित होते हैं। तो इसमें ये EQ क्या है, इमोशनल क्वेश्चन, तो इसमें भी दो कंपोनेंट हैं, दो स्किल हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। सो इंट्रापर्सनल स्किल को सेल्फ स्मार्ट भी कहते हैं। तो क्या है ये इंट्रापर्सनल स्किल? इसका मीनिंग ये है कि हम अपने को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच, अपने डर, अपनी फीलिंग को कितना अच्छा समझते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को कितना अच्छा समझते हैं। तो अगर हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं, अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं। तो खुद को समझना वाली जो स्किल होती है उसे कहते हैं सेल्फ स्मार्ट या इंट्रापर्सनल स्किल। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं जिसके अंदर ये स्किल होती है? ऐसे लोग बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को समझ सकते हैं कि हमने इस चीज़ से इस तरह से निपटाया, तो हम उनको कोई एक अच्छा सजेशन दे सकते हैं सामने वाले को। अब जो सेकेंड स्किल है इसमें EQ में, उसे इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। तो जो पहली स्किल थी वो खुद को समझने की थी, खुद की भावनाओं को, और ये जो इंटरपर्सनल स्किल है, इसे पीपल स्किल भी कहा जाता है, ये दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए होता है। यानी कि दूसरे अभी किस वक्त गुस्सा है तो उनसे अभी जो है बात करना खतरे से खाली नहीं है, तो जब वो शांत हो जाएंगे तब हम उनसे अपनी बात रखेंगे। एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है, उसकी कैसे समझना है उसको, ताकि वो उसको समझ के हम उसको उस तरह का काम दे, उस तरह का डेलीगेट करें ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे। तो ये जो सारी चीज़ें, क्लाइंट को कैसे समझें, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये जो दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों के एटीट्यूड को समझना, उनकी सोच समझने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल या पीपल स्किल में आती हैं। क्या हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ये स्किल बहुत स्ट्रांग है? हम सेल्स पर्सन बन सकते हैं, हम कस्टमर सर्विस में जा सकते हैं, हम PR का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जज, लॉयर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर है समझने की। बहुत अच्छा नेता बन सकते हैं। तो अगर हम ये ज़्यादा कर देते हैं तो चापलूसी की कैटेगरी में भी आ सकता है। अब हमारा IQ बहुत हाई है और EQ, इमोशनल क्वेश्चन, सुपर हाई है, दोनों ही बहुत हाई है, लेकिन अब हमारे पास जो है कोई विपरीत परिस्थिति आ गई। अब कौन सा टैलेंट काम आएगा? तो इस स्थिति को निपटने के लिए हमें जो स्किल काम आती है, उस स्किल के कॉम्बिनेशन को हम एडवर्सिटी क्वेश्चन कहते हैं। अब क्या है ये एडवर्सिटी क्वेश्चन, EQ? इसमें भी दो चीज़ें शामिल हैं। जो पहला है ऑब्जर्वेशन स्किल और सेकंड जो है बॉडी काइनेस्थेटिक स्किल। तो ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है? ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब होता है हम कितना अलर्ट हैं अपने सराउंडिंग को लेके, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हर सोर्स से आ रही है, आँख, नाक, कान, बॉडी से हम कितना माइंडफुल हैं उसको लेके। यानी कि हम किसी चीज़ का गहराई से अगर कोई अध्ययन कर लेते हैं किसी भी पैटर्न का, तो हमें उससे डर नहीं लगता है, हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे बच्चों को बोला जाता है कि अंधेरे में मत जाना, भूत है, कई बच्चे जाते नहीं हैं, बहुत बच्चे जाके चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, तो फिर वो डरते नहीं हैं। तो जो चीज़ का हम चीर फाड़ कर लेते हैं, गहराई से घुस के उसमें जो है अध्ययन उसका कर लेते हैं, तो हमें फिर उस चीज़ से डर नहीं लगता, तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अगर हम ये स्किल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है? तो हम जो है एक बहुत अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल बन सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक शेफ़, ट्रैवलर, बेसिकली जो खोजबीन की जो सारी चीज़ें हैं से रिलेटेड, अगर हमारा ध्यान हमेशा खोजबीन में जाता है, तो हम, जैसे IB है, इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें करने में बड़ा मज़ा आएगा अगर हमारे अंदर ये खोजबीन वाली टैलेंट है। जो सेकेंड स्किल इसके अंदर है वो इसके कहते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक स्किल।
इसका मतलब है कि बॉडी स्टेमिना कितना स्ट्रांग है। यानी कि अगर हमने सैनिकों को देखते हैं तो उनको देखते हैं कि वो कितना स्ट्रांगली एक जगह खड़े रहते हैं, पर्वत की तरह हिलते डुलते नहीं, एक पोस्चर में खड़े रहते हैं। तो कोई भी डेंजर आता है तो हाथ पैर नर्वस नहीं होते हैं। कॉकरोच देख लिया तो हम तड़पने लगते हैं, उछलने लगते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो कोई भी डेंजर देख के हम जो है पर्वत की तरह खड़े हो जाते हैं, हमारा बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं होता, शेक नहीं होता, स्टेमिना हमारा हाई है। तो हम जो है हमारा स्टेमिना या बॉडी का एनेस्थेटिक हाई है, तो हम डेंजर को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं, हम रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी रहते हैं, रिएक्ट करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि सांप को देख के जो जिसके अंदर हाई है वो डरेगा नहीं, वो डरेगा लेकिन बुद्धि नहीं खो देगा, वो खड़ा रहेगा डट के सामना करने के लिए, कि जो भी उसे दिखेगा उसका माइंड अलर्ट रहेगा रिस्पॉन्ड करने में। तो अगर हमारे अंदर ये चीज़ें हाई हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, हम आर्मी में जा सकते हैं, हम डांसर बन सकते हैं। तो हमारे पास अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो हम एक डिफेंस में जा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि नेपोलियन ने जो जंग जीती है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल के आधार पे जीती है। तो ये जो स्किल है ये हमें एक रिएक्शन करने से या भागने से कोई परिस्थिति से, क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है हम क्या करते हैं, हम या तो रिएक्शन देने लगते हैं या फिर भागने लगते हैं उस चीज़ से। तो वो चीज़ ना करके हम सामना करते हैं उस चीज़ का। तो ये स्किल हमें सिखाती है सर्वाइवल। तो ये स्किल अगर सर्वाइवल सिखाती है तो क्या हमारा जन्म सिर्फ सर्वाइवल के लिए हुआ है या फायर फाइटिंग के लिए हुआ है? हमारे क्रिएटिव साइड का क्या? हम जो क्रिएटिविटी का काम करते हैं, हम कोई नया आविष्कार करते हैं, उसका क्या? तो एक चौथा क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें भी दो स्किल हैं। पहला जो है वो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, सेकेंड है म्यूजिकल रिदमिक। अब विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन स्किल क्या है? हमारी कल्पना शक्ति कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि आज हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं दुनिया में वो कहीं ना कहीं पहले कल्पना शक्ति से शुरुआत हुई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन, एरोप्लेन, किसी ने सोचा होगा कि हमें आसमान में उड़ना है। लोग हंसते होंगे, क्या आसमान में उड़ने की बात कर रहा, पागल हो गया है। लेकिन आज हम उड़ते हैं, ये फैक्ट है। तो कोई भी चीज़ हमें जो दिखती है दुनिया में, जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले एक कॉन्सेप्ट या एक आइडिया या एक कल्पना में आई होगी किसी के, जो उसने कभी देखी नहीं होगी, वो नहीं होगी कोई चीज़। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर एक विजन लेता है कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करता है। तो ये जो स्किल आती है इसे हम विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन स्किल कहते हैं। क्या कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ये बहुत हाई होती है? हम कोई आर्किटेक्ट बन सकते हैं, एक लैंडस्केप प्लानर बन सकते हैं, कोई भी डिज़ाइनर का काम कर सकते हैं, किसी भी फील्ड का डिज़ाइनर, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिज़ाइनर हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, उससे मतलब नहीं है। मतलब उसके अंदर एक कल्पना शक्ति या एक विजन या एक सोच होनी चाहिए उसको सच धरातल पर लाने की। तो उसको हम कहते हैं कल्पना शक्ति या विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन स्किल। जो सेकेंड स्किल इसमें आती है क्रिएटिविटी क्वेश्चन में, उसको हम कहते हैं म्यूजिकल या रिदमिक। म्यूजिकल या रिदमिक क्या होता है? हमें म्यूज़िक की कितनी समझ है, हम साउंड को कितना अच्छा इंटरप्रेट कर लेते हैं, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे आना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ बोलने के लिए एक पैराग्राफ दिया और मैंने वो बोल डाला, सब सो गए। और किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सेम पैराग्राफ बोलने के लिए कह दिया तो उसने पूरे माहौल को मोटिवेट कर दिया, लोग तालियां बजाने लगे। उसने शब्दों में भाव डाल दिए, यानी कि उसने ये बताया कि कहाँ पे कौन से शब्दों पे जोर डालना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है। तो ये जो सारी स्किल है ये म्यूजिकल स्किल कहलाती है, क्योंकि
किसी भी चीज़ का मीनिंग या इम्पैक्ट तभी क्रिएट होगा जब हम उसमें कुछ एक रिदम लेके आएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पैराग्राफ का, तो उस मोटिवेशनल स्पीकर ने उसमें एक मीनिंग डाला, भाव डाला, तो उससे वो पैराग्राफ बहुत मीनिंगफुल या इम्पैक्टफुल हो गया। लोग सुनते हैं फिर उसको। तो ये जो जो ये स्किल जिनके पास होती है वो क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, साउंड इंजीनियर हो सकते हैं, क्योंकि उनको साउंड का बहुत अच्छा ज्ञान है, कैसे पिरोना है। अब हमने चारों चीज़ डिस्कस करी, IQ, EQ, AQ और CQ। तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या हमें सब टैलेंट की ज़रूरत होनी चाहिए बराबर मात्रा में, कि कुछ की होनी चाहिए, कुछ की नहीं होनी चाहिए, कौन से प्रोपोर्शन में होनी चाहिए? तो अगर हमारे अंदर सब कुछ बराबर मात्रा में होता है तो हमें क्या लगेगा, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं। हम कई बार देखते होंगे, हमें लगता होगा अरे ये काम ये तो हम भी कर सकते थे, ये जो कर रहा है ये तो हम भी कर सकते थे, खाना पकाना ये तो हम भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम डांस भी कर सकते हैं, हम म्यूज़िक भी कर सकते हैं, हमें सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो क्या दुनिया को जैक ऑफ ऑल ट्रेड चाहिए? वर्ल्ड को क्या डॉक्टर इंजीनियर ही चाहिए? नहीं, वर्ल्ड को हर चीज़ चाहिए। उसको किसान भी चाहिए, उसको मजदूर भी चाहिए, उसको डॉक्टर भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो हम जो करते हैं उसमें हमें सिर्फ स्पेशलाइज होना चाहिए। तो ये टैलेंट क्या टाइम या प्रायोरिटी के हिसाब से भी बदलता है? जब मैं स्कूल में थी तो मुझे क्या लगता था कि जो बच्चा क्लास का मॉनिटर है, जो हर हर क्वेश्चन में अपना हाथ खड़ा कर ले रहा है, जिसको हर आंसर पता है, जो फर्स्ट आ रहा है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। वो स्कूल की बात थी, तब मैं ये सोचती थी माय गॉड वो टीचर का फेवरेट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। मेरा व्यू बदला जब मैं यूनिवर्सिटी में आई। तब मुझे क्या लगता था कि जो लड़का या जो लड़की जिसके चारों तरफ इतने लोग जो है फैन फॉलोइंग है, जिसके चारों तरफ इतना जमावड़ा है, माय गॉड इस बंदे में दम है, कोई तो बात है, बड़ा इंटेलिजेंट है, इसके चारों तरफ इतनी पब्लिक। फिर जैसे जैसे अलग अलग सिचुएशन में मैं जाती गई, वर्क लाइफ बैलेंस, तो मुझे अलग अलग चीज़ों की प्रायोरिटी नज़र आने लगी। तो अब हमारे पास हमने सब कुछ अचीव कर लिया, हम सक्सेसफुल हो गए, हमने सारा कुछ अचीव कर लिया, हमें सारा टैलेंट अचीव लगा दिया हमने अपने, जो भी हमारे पास था। हमें जो चेकलिस्ट बचपन में दी गई थी कि जॉब लगना है, शादी करना है, बच्चे होने हैं, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, थोड़ा और बड़ा मकान लेना है, ट्रैवल कर लेना है हर जगह, तो हमने ये सब अब अचीव कर लिया है। अब हम जो है कुछ लग रहा है हमें कुछ मिसिंग है, क्योंकि अब हमें ये चीज़ें मोटिवेट नहीं कर रही हैं। एक ऐसा स्टेज आ गया अब हमारी लाइफ में, तो हमें लग रहा है कि बस बहुत हो गया। क्या हम इसी के लिए आए थे कि खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो जॉब पे जाओ सो जाओ? हमें ये बहुत एक्साइट नहीं कर रही है अब ये चीज़। हमें अब लग रहा है क्या हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है? हम जो है बड़े सवाल पूछने लगते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। समाज से ऊपर सोचने लगते हैं, परिवार से ऊपर सोचने लगते हैं। हम कोई भी मटेरियलिस्टिक आइडेंटिटी है उससे आइडेंटिफाई नहीं, उससे ऊपर सोचने लगते हैं, बड़े क्वेश्चन के बारे में सोचने लगते हैं। तो इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? ये एक बहुत नई फील्ड है, इसमें बहुत रिसर्च नहीं हुई है, तो सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। बहुत लोग बाबा के पास भी जाते हैं पूछने की क्या है, लेकिन वो भी अपना ही एक्सपीरियंस बताते हैं। तो हम लोग इस सवाल के जवाब की खोज में लग जाते हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता है। हम अपनी पूरी शक्ति, जो दिमाग में हमारी जो शक्ति हैं, हायर शक्तियाँ, मेटाकॉग्निशन, इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें लगा देते हैं, लेकिन
जवाब क्या मिलेगा? जो हमारी खुद की समझ होती, सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमें जवाब मिलेगा। इससे ये एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि हमें अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, और एक हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति भी आ जाती है कि हम अगर अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पता करते हैं तो हमें आसान होता है हमारे अनुभूतियों को बदलना, क्योंकि हमारा परसेप्शन अब बिगर हो चुका है, यानी कि हमारी अनुभूति जो है, सोच, वो बड़ी हो चुकी है। अब हम छोटे मोटे चीज़ों में नहीं ध्यान देते हैं जिसके पीछे हम भाग रहे थे। तो ऐसे जो लोग कर चुके हैं पहले, जैसे सोक्रेट है, गौतम बुद्धा, ये सब जो है, ये सारी चीज़ें ये एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो अगर हम ये चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है, और ये टैलेंट हमारे अंदर ज़्यादा है जिसे हम एक्सरसाइज करते हैं बार बार, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत अच्छा फिलोसोफर बन सकते हैं, हम एक स्पिरिचुअल गाइड बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा बन सकते हैं। साइको स्पिरिचुअलिटी इसका इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें जो है समझ सकते हैं। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट होता है जो हमारे अंदर डोमिनेट होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमें एक स्टैंड आउट करती है दुनिया में। जैसे हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताओ अपनी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम खटखट खटखट बता देते हैं, लेकिन जब हमसे वीकनेस पूछी जाती है तो हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि क्या वीकनेस बताएं, ऐसा ना हो मुझे नौकरी ना दे, मुझे जज करने लगे। तो जैसा मैंने कहा कि हमें जो स्ट्रेंथ हमें स्टैंड आउट करती है, हम ऐसा सोचते हैं, और वीकनेस हमें जो है एक छुपाने वाली चीज़ है, लेकिन वीकनेस हमें ग्राउंड करती है। स्ट्रेंथ हमें ज़रूर स्टैंड आउट करती है क्राउड में, लेकिन वीकनेस हमें धरातल पे बैठाती है। हम सोचते हैं कि कमियां होना मतलब बुरी चीज़ होना। हमें अगर कमज़ोर अपने आप को कह देंगे या हम अपनी कोई कमज़ोरी बता देंगे तो लोग हमारा फ़ायदा उठाने लगेंगे या लोग हमें जज करने लगेंगे, हम वनरेबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो है एक सिर्फ सोच है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, जबकि उल्टा है। ये जो हमारी कमियां हैं या जो हमारी वनरेबिलिटी है, यही एक अपॉर्चुनिटी है एक ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि इसमें इतनी इमोशनल रिचनेस है, इतनी इसमें भावनाएं हैं कि ये हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पर हम दबाते हैं। एक्चुअल में हमारे अंदर जो है प्लस माइनस है, डुअलिटी है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम दोनों ही चीज़ से बने हैं। लेकिन जब हमारा माइंड प्लान करता है इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, या डर के आधार पे जो प्लानिंग करता है, जो हमारा माइंड या सर्वाइवल के लिए जो प्लानिंग करता है, उसमें क्या करता है, हमको डिवाइड कर देता है। ये अच्छा अच्छा है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो अच्छा अच्छा हम रख लेते हैं और नेगेटिव नेगेटिव हम छोड़ देते हैं। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब हम छोटे थे, हम जब कुछ अचीव करते थे अपने टैलेंट के हिसाब से, तो हमें बड़ी ट्रॉफी लेके आते थे हम, तो हमें तालियां बजाई जाती थी, हमें हमारा स्वागत सत्कार किया जाता था। लेकिन जब हम गुस्सा करते थे या रोते थे तो हमें बहुत डांट पड़ती थी या पनिशमेंट मिलती थी, लड्डू नहीं मिलते थे। हमें बोला जाता था अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं। तो हमें क्या लगता था कि जो ये चीज़ हमें आ रही है, रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है, इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा, डांट मिली, लड्डू नहीं मिल रहा, पनिशमेंट मिल रहा है, तो ये चीज़ दबा के रखो। तो हम अपना प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं वहीं से कि हम अच्छी चीज़ों को अपने हाईलाइट करते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है, दबाते रहते हैं कि हम तो अच्छे हैं, लोग हैं, हम क्रिमिनल थोड़ी हैं जो हमारे अंदर ये ऐसा नेगेटिव सोच होगा। तो हम अपने पूरे एसेंस को, हम अपनी पूरी जो हमारे जो बनाया गया हमें जिस हिसाब से, उसको डाइल्यूट करने लगते हैं, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म करने लगते हैं। तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है, एक खोखलापन पैदा होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, नेगेटिव पॉजिटिव, गुड बैड में डिवाइड कर लिया है।
फिर हम कहते हैं कि हम सेल्फ लव, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब की बेकार की बातें करने लगते हैं। सेल्फ लव का क्या मतलब होता है? कि सिर्फ आधा ही पार्ट लव करना? हम अपने मकान का केवल ड्राइंग रूम ही पसंद करेंगे, स्टोर रूम को कोई ध्यान नहीं देगा? तो सेल्फ लव का मतलब होता है अपने पूरे कंप्लीटनेस को लव करना, ना कि बेवकूफ़ी वाली सेल्फ लव की बातों को मेडिटेशन करना या योगा करना। ज़रूरी है, वो फ़ायदेमंद है, लेकिन वो हाफ है। हमें अपने डार्कर थॉट्स, जो हमारे जो फीलिंग आ रही है, उसमें जाने की ज़रूरत है। लेकिन हम जैसे ही उसमें जाने की कोशिश करते हैं, हमें स्ट्रेस होने लगता है, तो हम डाइवर्ट करते हैं अपने आप को। टीवी हो गया, रिमोट, टीवी के पीछे भागने लगते हैं, शॉपिंग, पार्टी, कुछ खाने के पीछे भागते हैं, सिगरेट, ड्रग्स, नए नए रिश्ते बनाओ, ये चीज़ से भगाओ जो हमें बार बार जो है आ रही है हमारे पास। ये चीज़ें कितनी देर तक चलती हैं हम सब जानते हैं। कितनी देर तक आपको जो है रख पाएंगी बिजी। तो हम जो चीज़ों से भागते हैं क्योंकि हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा, हमें अपने डार्क जो थॉट है या जो फीलिंग है, उसके अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत करेज चाहिए, पेन भी होगा क्योंकि आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर हम इसके अंदर जाते हैं, ज़रूर थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन ये वर्थ है। तब हम जानेंगे कि सक्सेस, पीस, खुशियाँ, हैप्पीनेस यही थी, हियर एंड नाउ। लेकिन हम जो है पूरी लाइफ जो है कहीं का कहीं भटक रहे थे। जब हम अपने आप को 100% एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही, बिना किसी डिसऑनेस्टी के, ज़रूरी नहीं है आप पूरी दुनिया को बताओ वो चीज़, हमने जान लिया। और हमें अगर कोई ट्रस्टवर्दी लगता है, कोई भी या नहीं भी, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अपने आप के साथ ऑनेस्टी कर ली, खुद को खुद से मिला दिया, तो वो हमारा असली सक्सेस। हमें फिर कोई विचलित नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।